हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन वर्ड डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जनरेट कैसे हुआ, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अबाउट ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, या कह सकते हो कि जो स्पेस में जो बॉडीज हैं जिनको आप सन या सेलेस्टियल बॉडीज में आपके एग्जांपल्स हो गए, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, इन सब के मोशन के अबाउट डियर स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन दोनों के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, ये आपके एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने सबसे पहले कुछ डिस्कशन किया अबाउट ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें इन्होंने जो सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन के अबाउट जो भी रिजल्ट्स या जो भी डिस्कशन इन्होंने किया था, इन्होंने अपनी एक बुक वेरी फेमस बुक थी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। आर्यभट्टिया नाम से इन्होंने एक बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने ऑल रिजल्ट्स अबाउट ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज के अबाउट इन्होंने लिखे हुए थे या डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी सीरीज में डियर स्टूडेंट्स इन्हीं के बाद 1000 आफ्टर 1000 ईयर, ठीक है, लगभग आफ्टर 1000 ईयर आपके दो साइंटिस्ट और आए, इन्होंने भी आपके जो मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हैं इन्हीं टॉपिक पर इन्होंने भी डिस्कशन किया था। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइको ब्राही दोनों मिल करके, टाइको ब्राही और एंड कैप्लर्स, ठीक है, इसके बाद टाइको ब्राही और कैप्लर्स दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके यहाँ पर एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी रिजल्ट्स दिए थे, डिस्कशन किए थे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कैप्लर्स लॉ भी हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, भी डिस्कस भी करेंगे। कैप्लर्स लॉ आपका वेरी फेमस लॉ है, और कैप्लर्स लॉ भी अबाउट ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज की अबाउट ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज पर ही बेस्ड है, या इसी के अबाउट इसमें भी डिस्कशन किए गए मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज के अबाउट। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इन्हीं के बाद यहाँ पर इसी सीरीज में डिस्कशन हो रहा था। आगे जो है साइंटिस्ट न्यूटन सन 1687 में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज्ड किए थे। न्यूटन्स भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अबाउट ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ही डिस्कस कर रहे थे, और उसी के ड्यूरिंग इन्होंने बहुत सारे एजम्पशंस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे स्टडी या डिस्कशन के बाद इन्होंने एक लॉ भी दिया जिसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका नाम यूनिवर्सल क्यों था, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर दोनों के नाम से इसको जानने का रीज़न क्या था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो डियर स्टूडेंट्स आपको अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, तो ग्रेविटेशन वर्ड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कह सकते हो कि देखो अकॉर्डिंग टू योर बुक तो आपका न्यूटन्स के नाम से ही जानते हो, और न्यूटन्स ही लिखा गया है सभी बुकों में लगभग। और डियर स्टूडेंट्स फाइनली जो कंक्लूजन दिया गया है वो बाय न्यूटन ही, ऐसा माना गया है कि बाय न्यूटन ही दिए हैं। और जो आप स्टोरीज पढ़ते हो, जो कहानियाँ पढ़ते हो कि न्यूटन्स जो है किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और उनके ऊपर एक एप्पल का फ्रूट गिरा, और उसी के बाद जो है इनके माइंड में स्पार्क हुआ और इनके माइंड में विचार आने लगे, थॉट्स जो है इनके इंक्रीज होने लगे इन दिस वे, तो ग्रेविटेशन का खोज हुआ। तो ऐसा डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर इसके पहले भी मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कशन कर चुके थे कुछ साइंटिस्ट, जैसे आपके आर्यभट्ट हो गए और कैप्लर्स हो गए और टाइको ब्राही हो गए।
तो ये साइंटिस्ट जो है इसके पहले भी आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज पर इन्होंने कुछ डिस्कशन कर रखे थे। ठीक है, तो न्यूटन्स जो है फाइनली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दिए हैं और एक स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू होते हैं और इसी सीरीज में देखते हैं कि न्यूटन्स को ही इसका जो रिजल्ट्स है, या कह सकते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से ही ये क्यों जाना जाता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानेंगे। सन 1687 में न्यूटन्स जो है इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स दिए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बहुत ही फेमस रिजल्ट देता है और बहुत ही फेमस टॉपिक है आपका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल रिजल्ट देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट होता है, ध्यान से समझेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Newton's law of gravitation in this universe all bodies attract to each other by some attractive force, ठीक है, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance। ठीक है, दैट इज F is directly proportional to m1 into m2 and F is directly proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, या कह सकते हो 1/r²। अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये होता है G m1 m2 बाई r²। ठीक है, यहाँ पर G को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ G। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है हमें कि जैसे इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस r पर अगर रखी हैं तो यह दोनों ही एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू G m1m2/r² से दिया जाता है। यहाँ पर G की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें तो क्या ये बोर्ड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये बोर्ड हमको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या हम इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या दो डेस्क एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर है यस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर इन दिस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, यह दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं, लगा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अट्रैक्शन या कह सकते हो कि किन्हीं भी दो बॉडीज में जो अट्रैक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि जो आपका G है इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11 वेरी वेरी लेस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर G से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वेरी लेस आएगा। ठीक है, तो यह फोर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यह फोर्स जो होता है पॉइंट मासेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर जो m1 और m2 हम फोर्स लेंगे, m1 और m2 दो पार्टिकल्स सपोज किए हैं, दो ऑब्जेक्ट सपोज किए हैं, कह सकते हो, ये एज अ पॉइंट मासेस हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही हल्की है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्रेविटेशनल लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिस्ट न्यूटन क्या बताए थे। साइंटिस्ट न्यूटन अपने लॉ में, अपने स्टेटमेंट में ये बताए थे कि किन्हीं भी इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यह सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू G m1m2/r²। जो फोर्स होता है वह इन दो मासेस के, इन दो पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये सभी हम आइए डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे। प्रॉपर्टीज में डियर स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टीज की ये है, फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज always attractive in nature, attractive in nature। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डियर स्टूडेंट्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, और and this force is always along the line joining two masses। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो लाइन ज्वाइन होती है, इन दो मासेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही ये फोर्स लगता है। ठीक है, और हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर
यहाँ पर अगर फोर्स का डायरेक्शन हमको अट्रैक्टिव, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो या तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, या तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टीज की आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये है कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो फोर्स होगा वह पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। जो फोर्स होगा वह पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पर जैसा कि अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन भी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, तो वहाँ से आपको ये लाइन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, F जो होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और या रिलेशन रखता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपका हम देखेंगे कि जो होता है वो भी आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी आपका हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड होता है। वह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो फोर्स होता है यह पाथ इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स इसका ये होता है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये लिखेंगे, दिस फोर्स इज independent on medium, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यह फोर्स जो है हमेशा मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे जो हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे ये हमारे पास 2 पॉइंट मास है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r मान लेते हैं, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स यहाँ पर आप देख रहे हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। और यह फोर्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स अगर इस सिस्टम को यहाँ पर या एयर पर मान लो कि एयर में रखे हो तब ये आया है। अगर इस सिस्टम को आप किसी लिक्विड में रख दो या किसी वैक्यूम में रख दो, तो डियर स्टूडेंट्स इन ऑल केसेस आपका जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर यही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बदलने वाली नहीं है। मीडियम के साथ, मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये है कि दिस फोर्स is exerts only on point masses object, point masses, ठीक है। point masses ही केवल कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपके पास ये 2 पॉइंट मासेस हैं तभी ये फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर यहाँ पर लगेगा या एप्लीकेबल होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओनली ऑन पॉइंट मासेस का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर दूसरे लाइन में ऐसा भी कह सकते हैं कि ओनली ऑन पॉइंट मासेस आर, इसमें एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, आर फॉर स्फीयर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास 2 स्फीयर हैं, ठीक है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हैं, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर
इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की केस में भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जैसे ये आपका कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है सपोज कर लो, और बहुत लार्ज डिस्टेंस से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को तो आपको क्या नजर आएगा? आपको ये नजर आएगा कि डियर स्टूडेंट्स उसका होल मास किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड है या कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस केस में भी, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की केस में भी आप इसको एज अ पॉइंट मास सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो एज अ पॉइंट मास अगर इसको सपोज कर सकते हो तो एज अ पॉइंट मास का इसका फार्मूला भी एप्लीकेबल होगा और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के या अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, या इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, तो इस लॉ के ये 4 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और प्रॉपर्टीज हैं कह सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, उसको हम यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लें कि यहाँ पर किसी एक बॉडी पर, किसी एक पार्टिकल पर या किसी एक पॉइंट मासिस पर अगर एक से अधिक फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लें कि अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट मास है, ठीक है, इस पर एक से अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ सेम टाइम पर एक्सर्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में आप यहाँ पर वेक्टर एडिशन रूल लगा करके आप ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका सम कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर एडिशन थ्योरम या वेक्टर एडिशन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद इसमें हम आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन और डियर स्टूडेंट्स देखेंगे। आप लोग बुक में लिखा हुआ देखते होंगे ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब डियर स्टूडेंट्स या ग्रेविटी वर्ड आप तभी यूज करोगे जब यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन, जैसे हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात कर लें, तो जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कशन कर रहे हो बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका अर्थ भी स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, इसको भी आप एक पॉइंट मास की तरह सपोज कर सकते हो, और कोई ऑब्जेक्ट इससे कुछ हाइट पर हो या कुछ डिस्टेंस पर हो, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर F इज इक्वल टू Gm1m2/r², जो आपका जो रिजल्ट होगा या जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई, यहाँ पर m1 हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और m2 हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल्स या नेक्स्ट पॉइंट मास अपॉन r² हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, अर्थ के सेंटर से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अर्थ का सेंटर आप कहीं भी सपोज कर सकते हो, अर्थ का सेंटर या कह सकते हो अर्थ से जो डिस्टेंस लेते हैं, एक्चुअली में हम लेते तो सेंटर से ही, लेकिन अर्थ का सेंटर आप यहाँ पर कैलकुलेट या मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो फाइनली रिजल्ट है, हम यहाँ पर ग्रेविटी का मतलब बताना चाहते हैं कि ग्रेविटी का मतलब क्या है। ग्रेविटी का मतलब डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिखा आप पाते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी जो डिस्कशन कर रहे हो वह ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ, मतलब जो हमारे पास पार्टिकल्स होते थे जिनके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनमें से आपका एक ऑब्जेक्ट एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जो भी हम वर्ड यूज करेंगे वो, जैसे एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करेंगे या ड्यू टू ग्रेविटी नेम यूज करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको ग्रेविटी कब यूज करना है या कब लिखा हुआ आप बुक में देखते हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में और एक इम्पॉर्टेंट और भी कुछ लाइंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास ये दो पॉइंट मासेस हैं, ये m1 है और ये m2 है,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम r सपोज कर लेते हैं तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स इसमें एप्लीकेबल होगा जैसा कि अभी हम बता भी चुके हैं। अगर हमारे पास ये कोई दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इस केस में भी ये m1 और m2 और ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और एक पॉइंट मास है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अब भी वही है m1 m2 और r। ठीक है, तो इस केस में भी आपका f जो होगा वही होगा। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास ये कोई रॉड है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट मास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम r सपोज कर लें तो क्या f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर होगा या फॉलो होगा, एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नो। ठीक है, बिकॉज इन दिस केस यू कैन नॉट सपोज द होल मास ऑफ इट्स rod will be centered or concentrated or will be imagined as a point mass। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस रॉड को आप एज अ पॉइंट मास नहीं कंसीडर कर सकते हो जैसा कि हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में कंसीडर कर सकते थे या कर लेते थे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम दो रॉड सपोज कर लेते हैं, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कुछ सपोज कर लें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम स्मॉल डिस्टेंस ये सपोज कर लें r, ठीक है, ये इनका सेंटर सपोज कर लें और r सपोज कर लें, तो क्या इस केस में डियर स्टूडेंट्स आपका F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नो। इस केस में भी आप इसको एज अ पॉइंट मास नहीं कंसीडर कर पाओगे। ठीक है, तो जिस केस में हम इसको एज अ पॉइंट मास नहीं कंसीडर कर सकते हैं तो इस केस में हमारा जो फार्मूला होगा F इज नॉट इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे और ग्रेविटेशन क्लियर हो गया होगा और ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांगली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और इन सभी के मासेस जो हैं सेम मान लेते हैं m m m। ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका जो एंगल होगा वो 60 होगा। ठीक है, टोटल एंगल 60 हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किसी भी एक पॉइंट मास पर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आप या कह सकते हो कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, ओरिजिन मान के किसी भी एक पॉइंट मास को ओरिजिन मान करके उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर सपोज कर लेते हैं ओरिजिन और यहाँ से ये फोर्स हो जाएगा F, यहाँ से ये फोर्स हो जाएगा F। ठीक है, डिस्टेंस सबका सेम है, मास सबका सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका F नेट। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 है, ये 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, तो यहाँ से F नेट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जी m स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा। F नेट क्या हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू कॉस 60। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जी m स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाहर कर लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस यहाँ से 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 बाई a स्क्वायर
gm²। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और ये हमारा था ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और आप लोग इन पर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।